तो सब्सक्राइब करिए, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम शेरशाह सूरी का प्रशासन का सेकेंड लेक्चर लाए हैं, क्योंकि पहला वाला लेक्चर में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आया था, इस वजह से हमको बंद करना पड़ा 27 मिनट में ही। तो हम देख रहे थे दीवान ए काजा। ये एक्चुअली शेरशाह सूरी विभाग बनाए थे। यह विभाग में एक्चुअली होता क्या था कि न्याय व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभाग विभाग को बनाया गया था। न्याय व्यवस्था का जितना भी कार्य होता था, काम होता था, सब दीवान ए काजा में ही होता था। ये काजा काजी ये वर्ड देखिए मिला हुआ है। तो काजी का मतलब ही न्यायाधीश। पहले राजा के समय में न्यायाधीश काजी को ही कहा जाता था। इस विभाग में न्यायाधीश बैठते थे जो न्याय दिलाने का काम करते थे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश तो स्वयं राजा ही खुद होते थे। और एक था दीवाने वरीद। ये वरीद जो था वो गुप्तचर विभाग, जो भी गुप्तचर विभाग होता था, तो राजा के गुप्तचर समाज में घूमते थे, राजा के साम्राज्य में घूमते थे और ये पता करने का प्रयास करते थे कहीं राजा के अगेंस्ट कोई प्लानिंग तो नहीं बन रहा है, कहीं राजा को मारने का उपाय तो नहीं लगा रहा है, कहीं राजा के क्षेत्र में आक्रमण का तो कोई साजिश नहीं कर रहा है। पहले होता क्या था कि बहुत सारे अमीर लोग मिल जाते थे और राजा को हटाने का साजिश, राजा को मरवाने का साजिश, ये सब करते रहते थे। तो गुप्तचर जो है, राजा गुप्तचर का विभाग ही अलग कर दिए। ये जो गुप्तचर को लेकर के शेरशाह सूरी अपने लाइफ में बहुत कॉन्सेंट्रेट हुए कि भाई गुप्तचर होना ही चाहिए। तो दीवान ए वारिद जो है ये गुप्तचर विभाग है जो राजा को, मतलब राजा को खतरा से बचाने का काम करता था। लोग राजा के अगेंस्ट अगर प्लानिंग करते थे तो ये गुप्त गुप्त से वो लोग जाके भीड़ भड़कम में नॉर्मल ड्रेस पहन के पता कर लेता था। जैसे मान लीजिए हम ही हैं और राजा के बारे में कुछ, राजा को मारने का सोच रहे हैं, तो कोई राजा का गुप्तचर मेरे सामने आकर के मेरे जैसा ही घुल मिल जाएगा, बोलेगा क्या अभिषेक क्या कर रहे हो भाई, और राजा के अगेंस्ट में वो दो चार बात बोलेगा, फिर मेरे मुंह से निकलवाएगा कि हम राजा के अगेंस्ट में क्या बोल सकते हैं। तो निकलवा लेगा और ये बात जाकर के राजा को बताएगा, तो फिर राजा हमको मार देगा। क्योंकि भंडाफोड़ चलता था, ये गुप्तचर शेरशाह सूरी करते ही रहते थे। ये अपने पूरा का पूरा बिहार वाला क्षेत्र में गुप्तचर शेरशाह सूरी का फैला था, बंगाल में गुप्तचर था शेरशाह सूरी का, दिल्ली, आगरा, लगभग हर जगह, और जितने भी अलग अलग क्षेत्र शेरशाह सूरी जीते थे राजपूत से, वह हर एक क्षेत्र में वो अपना गुप्तचर को जरूर छोड़ते थे ताकि राजा के अगेंस्ट में किसी भी तरह का प्लानिंग नहीं बने। और ये पूरा गुप्तचर व्यवस्था को चलाने के लिए दीवान ए वारिद नामक जो विभाग था उसको चलाया जाता था। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिए। और इस विभाग के अंदर बड़े बड़े अधिकारी भी होते थे जो एकदम राजा के अधीन थे गुप्तचर में। हालांकि राजा स्वयं सबसे बड़ा हेड होता था, बट हेल्प करने के लिए कई उच्च उच्च आला अधिकारी होते थे। आज भी आप देख लीजिए, जो हमारा मुख्यमंत्री है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, उनके अंदर में बहुत ऊंचे ऊंचे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे चले आइए तो अलग अलग लेवल का अधिकारी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो आईएएस रिटायर के वक्त बनते हैं, बहुत अलग अलग लेवल का आईएएस वाईएएस होते हैं। अभी भी हम लोग के अंदर कितना बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपने दिमाग से काफी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रांतीय शासन की ओर जाते हैं और प्रांतीय शासन में कुछ सीखते हैं कि एक्चुअली शेरशाह सूरी के साम्राज्य में बहुत बड़ा प्रांतीय शासन जो व्यवस्था चल रहा था, क्या सिर्फ प्रांत था या फिर प्रांत के अंदर में और भी अलग अलग जगह था। इस चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रांत था, सूबा था, एकता था, ये सब अलग अलग कुछ चीजें बटा हुआ था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि शेरशाह सूरी के साम्राज्य में सूबे नहीं बटा हुआ था, मतलब डायरेक्ट जिला में बटा हुआ था। लेकिन फिर कुछ इतिहासकार का मानना है नहीं नहीं, सूबे होता था, निश्चित रूप से सूबे होते होंगे शेरशाह सूरी के समय में। मतलब सब इतिहासकार आते हैं और अपना अपना मत रखते हैं, अपना अपना विचार रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग कुछ ना कुछ इतिहासकार अगर कुछ टिप्पणी देते हैं तो कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने कुछ सोच के सर्च करके ही देते हैं। कुछ इतिहासकार कुछ पढ़ लेते हैं कि भाई शेरशाह सूरी जो है वो अपने साम्राज्य में सूबा था। कुछ सूबा का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक राज्य कह लीजिए, एक राज्य को ही उस वक्त सूबा कहा जाता था। सूबा नहीं कहता, सूबे का डॉन है, पूरे राज्य का डॉन अभी कहते हैं ना। तो सूबे में बटा हुआ था, सूबे में नहीं बटा हुआ था, कुछ इतिहासकार का मानना है। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है नहीं, मतलब सूबा हुआ करता था,
मतलब डायरेक्ट जिला में बटा हुआ था उसका साम्राज्य। अब क्या था सही नहीं था सही, वो तो शेरशाह सूरी के समय के जो इतिहासकार थे वो अपने तो जो भी इतिहास का बुक है उसमें तो लिखते ही जा रहे थे। ठीक। अब सूबा हुआ करता था, उसे अभी हम प्रांत के रूप में देख सकते हैं। वही पूरा का पूरा प्रांत, मतलब एक तरह से राज्य कह लो। शेरशाह सूरी के समय जिला को ही सरकार के नाम से जाना जाता था। जिला को क्या कहते थे? सरकार। और जिला के स्तर मतलब सरकार के स्तर पे दो अधिकारी नियुक्त कराए गए थे। पहला सीकदार ए सीकदारा, वो सैनिक अधिकारी होते थे और सेना का देख रेख वाला जितना भी अभियान होता था वो सिकदार ए सिकदारा ही देख लेते थे। सैनिक अधिकारी मतलब सेना को कितना वेतन मिलेगा, सेना कौन सा कपड़ा पहनेगा, सेना में क्या क्या रहेगा, पैदल सेना कितना रहेगा, घोड़ा कितना रहेगा, किस नस्ल का घोड़ा रहेगा, हर तरह का किस्म का जो भी सेना रिलेटेड चीज है, सेना को पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेना को पेमेंट आखिर कितना मिलेगा, ये शिकार ए शिकदारा नामक जो विभाग होता था वही देखते थे। सेना वगैरह का जितना भी देख रेख करने का अभियान है, खान पान क्या खाएगी सेना, कब एक्सरसाइज करेगी, हाथी कितना रहेगा, सब कुछ यही विभाग देखने का काम करता था। एक मुंसिफ विभाग था, मुंसिफ ए मुंसिफा, ये एक अधिकारी, उच्च अधिकारी होते थे, जिले के स्तर पर होता था और उसका काम होता था न्याय व्यवस्था को संचालित करने का। मुंसिफ ए मुंसिफा, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी न्याय व्यवस्था है वो मुंसिफ है मुंसिफा नामक विभाग से चलता था। लोगों के घर में टेंशन झंझट होते ही रहता था, आज भी होता है। तो लोग जाता है न्यायाधीश के पास और न्यायाधीश उसको फैसला सुनाते हैं। उस वक्त भी लोगों के घर में वही आज के ही समाज की तरह टेंशन किचकिच होता था और लोग न्यायाधीश के पास जाते ही थे। तो डिपेंड करता है कि समय आज थोड़ा विकसित हो चुका है, समाज डेवलप हो गया है, तो चीज़ें थोड़ा बदल गई है, बच्चे अंग्रेजी जानने लगे हैं, अंग्रेज आया था भारत में उसके बाद। उस वक्त का भी समाज कुछ इस तरह का ही था, वैसा मतलब कुछ आज थोड़ा सा विकसित हो चुका है समाज, लेकिन पहले भी समाज में यही टेंशन यही किचकिच बना ही रहता था। तो उसके समाधान के लिए भाई भाई में जमीन का लड़ाई भी होता था, तो हर चीज़ के समाधान के लिए न्यायाधीश होते ही थे। शेरशाह सूरी के ही साम्राज्य में न्यायाधीश होते ही थे। और मुंसिफ है मुंसिफा नामक एक उच्च आला अधिकारी, एक अलग लेवल का विभाग होता था जो पूरा का पूरा न्याय न्याय वाला काम को देखता था। सबसे बड़ा साम्राज्य होता था, उसके बाद प्रांत कह लो या फिर सूबा कह लो। साम्राज्य के बाद जो प्रांत सूबा आप राज्य के ही समान होता था, प्रांत और सूबा। सरकार होता था, उससे नीचे सरकार को आप जिला भी कह सकते हो। जिला के अंदर परगना आता था, अलग अलग परगना मतलब अलग अलग प्रखंड कह लो अभी के समय में। और परगना के नीचे गांव होता था जो सबसे छोटी इकाई होते थे। ठीक। अब हम चलिए देखते हैं परगना को समझते हैं। जैसे आज ब्लॉक हो गया, अंचल हो गया ना, उसी प्रकार से पहले परगना होता था। यहाँ एक सीकदार होता था जो छोटे पोस्ट पे सैनिक को नियुक्ति करता था। ठीक। सीकदार मतलब एक पुलिस लेवल के पोस्ट पे ये नियुक्त होता था। और देख रेख जो मुंसिफ होता था, जो उच्च लेवल का न्यायाधीश होते थे, उनका देख रेख करने के लिए सीकदार को नियुक्त किया जाता था, ताकि जो न्यायाधीश लेवल के पोस्ट होता था उसका देख रेख कर सके, कहीं न्यायाधीश पे कोई आक्रमण ना करे, उसको यही सीकदार नामक जो पोस्ट है, एक पुलिस लेवल का ही सैनिक लेवल का पोस्ट होता था, और ये मुंसिफ को क्या करता था? बचाता था। ठीक। मुंसिफ हर जगह ब्लॉक लेवल पे भी काम करते थे। ठीक। न्याय व्यवस्था का देखरेख करने का भी काम करते थे और ये पूरा का पूरा न्याय व्यवस्था को संचालित करते थे। ब्लॉक लेवल पे भी काम होता था। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी मतलब न्यायाधीश थे वो सिर्फ ब्लॉक लेवल पे ही बैठते थे, वो प्रांत लेवल पे भी थे, मतलब हाई कोर्ट भी था उस वक्त, जिला में भी कोर्ट था, परगना में भी कोर्ट था, और गांव में मुखिया हुआ करता था उस वक्त। और यहाँ एक फौतदार होता था जो लेखा जोखा का काम संभालता था। एक क्लर्क भी होता था शेरशाह सूरी के साम्राज्य में, जो सारा डाटा वाटा को मतलब इधर भेजना उधर से डाटा लाना, ये हर तरह का काम को संभालने का काम ये क्लर्क करता था। और प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी।
यहाँ पर विशेष अधिकारी तो नहीं नियुक्त किए गए थे, लेकिन कुछ मुखिया वुखिया गांव में था, पटवारी वटवारी था गांव में। ये सब अपना शासन को चलाने का काम करता था, हर तरह का शासन संचालित करता था, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम लोग आप पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के काल में कैसा अर्थव्यवस्था होता था। तो शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह काफी एक व्यवस्थित रूप में संचालित किया गया था, बहुत ही खास तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन खास तभी कहिए जब दिल्ली से मतलब मुगल से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया तो नहीं था जितना ये शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर अपने जीवन में बहुत सारा प्रेरणा शेरशाह सूरी के जीवन से सीख के लिए हैं। मतलब एक रोल मॉडल माने हैं वो शेरशाह सूरी को अकबर। अकबर अपने जीवन में बहुत सारा चीज को सुधारे हैं शेरशाह सूरी के गलती को देख करके, और शेरशाह सूरी ने क्या कुछ अच्छा किया उसको अकबर ने कॉपी करने का भी प्रयास किया है। लेकिन मुगल के जो और भी दो राजा हुआ करते थे, जैसे बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, उनका प्रशासनिक व्यवस्था से काफी अच्छा शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था होता था, ऐसा इतिहासकार का दावा है। हमारे दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक व्यवस्था था वह काफी अच्छा था। दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा था गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये 5 तरह का जो वंश आए थे, या पांचों वंश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है वह बढ़िया था इन कंपेयर टू मुगल। और फिर मुगल के बाद जब शेरशाह सूरी आते हैं तो फिर वही दिल्ली सल्तनत वाला एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था आ जाता है। मतलब इन्होंने जो 10 बार मतलब कब मुगल कब आया 1526 में ना, पानीपत की लड़ाई जब हुआ था 1526 में बाबर के साथ, तब मुगल एंट्री लेता है। तो 1526 से लेकर के 1540 तक वह मुगल लगातार शासन करता है, बाबर और हुमायूं मिल करके। फिर शेरशाह सूरी आ जाता है 1540 में। मतलब ये जो समय है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं था क्योंकि मुगल का प्रशासनिक व्यवस्था था। लेकिन फिर ये 15-16 साल के बाद जो 14 साल के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी लाते हैं उसका लेवल फिर वही दिल्ली सल्तनत की तरह हो जाता है, मतलब एकदम बढ़िया था। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। हालांकि आप एक चीज सोच सकते हैं कि जो लोदी वंश वगैरह का था, है ना, उसका प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा अच्छा था। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में। अब हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने इस गैप को जो भरा, अपना 15 साल वाला जो गैप को भर दिया, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था जो नया लाया, ठीक ना, इसमें क्या कुछ चेंजिंग किया, क्या आखिर शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में खासियत था, ये सब हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में क्या कुछ इससे मिलता था, हर तरह का बिंदु पे हम ध्यान देंगे। मतलब दिल्ली सल्तनत के ही तरह शासन चलाया ये शेरशाह सूरी कंप्लीट रूप से। और शेरशाह सूरी ने मुगल के बाद काफी एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी करा, और इसी सुधार के लिए इतिहास में आज भी शेरशाह सूरी को याद किया जाता है। और शेरशाह सूरी के समय आय का प्रमुख साधन अगर देखा जाए तो भूमि से लिया गया कर था। मतलब भूमि कर जो था वह मुख्य साधन था शेरशाह सूरी के इनकम का। मतलब भूमि कर, जमीन से लिया गया टैक्स को ही कहते हैं भूमि कर। जमीन को नपवा करके भूमि से लिया गया कर, जिसके पास जितना जमीन उतना टैक्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो भूमि कर के अलावा कई अलग अलग स्रोत थे इनकम के शेरशाह सूरी के समय में। जैसे व्यापार किया जाता था तो उसका भी टैक्स आता था, टैक्साल शेरशाह सूरी के पास था तो वहां से भी पैसा छापा जाता था, युद्ध में लूटा गया धन जो होता था वहां से भी पैसा आता था, जजिया कर के द्वारा भी। अब जजिया कर क्या होता है इसमें आप फंस जाओगे, तो हिंदू और ब्राह्मण से लिया गया जो कर था उसे ही हम जजिया कर कहते हैं। और उपहार में शेरशाह सूरी को अलग अलग देश से धन प्राप्त होता था,
क्योंकि भारत का ये साम्राज्य स्थापित करा इन्होंने दिल्ली में, तो एक अलग लेवल का राजा था। आज भी आप देखिए नरेंद्र मोदी से अलग अलग देश के राजा लोग मिलते हैं और उपहार में बहुत सारा कुछ मोदी को देते हैं। बहुत सारा देश हम लोगों के भारत को हजारों करोड़ से हेल्प कर देते हैं। कोई हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें अमेरिका हेल्प कर दिया, कभी रशिया हेल्प कर दिया। उसी प्रकार से उस वक्त भी शेरशाह सूरी के वक्त भी उपहार में बहुत सारा चीज आता था, तो उससे भी राजा का थोड़ा बहुत इनकम बढ़ता ही था, घटता नहीं था। तो राजा का इनकम व्यापार मतलब दूध दही का बहुत सारा व्यापार होता था, तो उससे भी इनकम, और भी मतलब इंडस्ट्री तो उतना नहीं था राजा महाराजा के समय में, लेकिन जो भी व्यापार होता था उसका भी टैक्स राजा वसूलते थे। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने जमीन भूमि कर से अपना साम्राज्य को चलाते थे। अब भूमि कर हो गया, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, हर तरह का टैक्स जो इसमें ही आ जाता है। हालांकि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा मिलने वाली भूमि कर जो थी वह राजा का अनाज वनाज जो मतलब सबसे ज्यादा जो भूमि कर था, जैसे अनाज वगैरह जो होता था भूमि में, तो वहां से भी टैक्स काफी आता था, तो भूमि कर को बढ़ा देता था। सिक्का का अलग अलग रूप देखने को मिला है शेरशाह सूरी के दरबार में, ठीक, अलग अलग रूप। बट जो अनाज खराब हो जाता था, जल्दी खराब हो जाता था, उसके बदले में सिक्का लेता था। कहा जाता है राजा जो है इन मामलों में बहुत चतुर था। टैक्स लगभग टोटल जो 1/3 जितना टैक्स होता था ना अनाज का, लगभग 1/3 भाग राजा खुद ले लेता था। कहता था तुम्हारे साम्राज्य में जितना भी अनाज हुआ है उसका 1/3 भाग्य हमको दे दो, बाद बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। राजा तेज यहाँ पर इसलिए था क्योंकि जो अनाज सड़ने वाला है वह अनाज को राजा लेता नहीं था, अनाज के बदले में सिक्का को लेता था, मतलब पैसा को ले लेता था शेरशाह सूरी। वहां पे अनाज नहीं लेता था, और जो अनाज सड़ जाएगा तो उसके जगह पे सिक्का लेता था, और जो अनाज सूखा जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब अनाज को स्टोर किया जा सकता है लगभग 2-2 साल 3-3 साल तक। स्टोर भी कर दोगे तो खराब नहीं होगा। तो वहां पर जो शेरशाह सूरी है वह अनाज को भी ले लेता था टैक्स के रूप में, 1/3 लेता था। कितना लेता था? 1/3। कहता था तुम 100 किलो चावल उपजाओगे तो तुम 33 किलो हमको दे दोगे। कितना दे दोगे? 33 किलो। बाद बाकी तुम रख लोगे। यही राजा लेने का काम था। 33 किलो अनाज दोगे या फिर उसको बेच करके पैसा दोगे, अब तुमको जो करना है वही दो लेकिन जमा करो, ठीक। अधिकांश इतिहासकार 1/3 टैक्स से ही सहमत हैं। कुछ का कहना है कि नहीं, शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी की तरह 1/2 ही टैक्स लेता था। अब क्या सही है नहीं सही है ये तो भगवान जाने, हम तो बुक पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। शेरशाह सूरी के समय में एक नई व्यवस्था आई जिसमें किसानों को, जो किसान था वो मतलब बट्टे दिया जाता था। बट्टे का मतलब आप नहीं समझे होंगे। बट्टे में भूमि जो था, भूमि दी जाती थी जिसके बदले में एक कबूलनामा लिया जाता था। यह कबूलनामा एक तरह का पत्र है जिसमें राजा किसान से एक पत्र के माध्यम से एक स्वीकृति कराता था कि वह टाइमली लगान ले, टाइमली टैक्स दे, ठीक। ये जो बट्टे था वह एक प्रकार का क्या था? लेटर था जो किसान से बॉन्ड भरवाता था कि अब तुम्हारा फसल अच्छा हो या ना हो, बारिश पड़े या ना पड़े, आई डोंट नो, तुम हमको टैक्स पहुंचाओगे टाइम पे तो टाइम पे ही पहुंचाओगे। यही कबूलनामा शेरशाह सूरी अपने पास जमा करवा लेता था, और उसको निश्चित तौर पे एक निश्चित अमाउंट हर साल शेरशाह सूरी को पहुंच जाता था, जिससे वह साम्राज्य को विस्तार में, सैनिक को वेतन में, हर तरह का डेवलपमेंट में काम करता था। और जब पैसा राजा के पास आ जाएगा तो वो अपना सैनिक को मजबूत करेगा, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, जैसे रोड हो गया, मकान हो गया, हर तरह का अलग अलग राजा योजना निकालेगा जनता के लिए। तो राजा पैसा को अलग अलग तरह से असूलने का काम करता था, अलग अलग विभाग से भी, ठीक। यहाँ तक आप समझ लिए। किसान से एकदम कबूल मतलब बॉन्ड पेपर लिखवा लेता था, तुम मेरे को टैक्स दोगे तो दोगे, अब तुम जहां से दो, ऐसा कुछ शेरशाह सूरी के मन में चलता था। उस पत्र पर साइन करवाता था, ठीक। और उस समय बट्टे नाप कर दिया जाता था ताकि उचित लगान राजा असूल सके।
जो भी बट्टे देता था एकदम नाप करके कि भाई तुम्हारे पास अगर 2 बीघा खेत है तो उसका ही टैक्स लगेगा। और राजा भूमि को नपवाने के लिए एक सिकंदरी गज का इस्तेमाल करते थे एवं उसको सन ए डंडी भी कह सकते हैं। सिकंदरी गज को सन ए डंडी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डंडी नहीं मारा जाता, मतलब एकदम नाप के जो भी टैक्स राजा को एक्यूरेट है उतना दे दीजिए, उसके अलावा राजा आपसे कुछ नहीं मांगता है। ठीक। और कहा जाता है कि सन ए डंडी की लंबाई जो थी लगभग 31 अंगुल या 32 इंच, 31 अंगुल 32 इंच का था। अब आप उंगली से, अपना उंगली से भी नाप सकते हैं कि 31 अंगुल 32 इंच एक सन ए डंडी का नाप था। अब जितना सन ए डंडी, जितना बड़ा खेत है उतना होता था। एकदम नपवा करके एक्यूरेट टैक्स लेने का काम शेरशाह सूरी करता था। कोई लंदफंद कार्य में कोई देरी नहीं, जो टैक्स है भाई साहब एकदम एडजस्ट दीजिए, अपना काम खत्म। ठीक, एकदम फिक्स कर दिया था टैक्स। शेरशाह सूरी पुराने सिक्कों को हटा करके उसके बदले में टोटल नए सिक्कों लाने का काम किया, जिसमें चांदी का भी सिक्का था। अब चांदी के सिक्का को क्या कहते हैं, तो भाई चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था शेरशाह सूरी के टाइम में, जो 180 ग्रेन का होता था। अब आपको लगेगा ग्रेन, तो इसका वजन है, क्या है, वजन। अब 180 ग्रेन का जो चांदी का सिक्का था उसका वैल्यू अगर आज के डेट से तुलना करो तो 1 रुपया का था। और तांबे के दाम जो 380 ग्रेन का होता था, चांदी का 180 ग्रेन और तांबे का लगभग 380 ग्रेन का होता था। और ये जो सिक्का था वह टकसालों में ढाला जाता था, और टकसाल की संख्या जो थी लगभग 23 थी। कितना थी? 23। ये तक डिटेल से नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर न्याय के बारे में बात करते हैं शेरशाह सूरी के समय में, तो सुल्तान खुद एक सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। जो अभी सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे उच्च न्यायाधीश बैठते हैं ना, उस वक्त राजा खुद सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, सबसे ऊंचा न्यायाधीश। उस राजा के अंदर कई अलग अलग छोटे छोटे जज हुआ करते थे, जो अलग अलग प्रखंड में कह लो, अलग अलग परगना में कह लो बैठते थे। अलग अलग जगह पंचायत में भी कुछ जज को बैठाते थे, है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब हमको लगता है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। मतलब राजा काफी सीरियस था इस साम्राज्य को लेकर के, अपने व्यवस्था को एक अलग लेवल का बना रखा था। ठीक। शेरशाह सूरी का जो न्याय व्यवस्था था वह काफी किससे मिलता जुलता था? सल्तनत काल से। जबकि मुगल का न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था मुगल का बिल्कुल अलग था इन कंपेयर टू शेरशाह सूरी। यहां तक अच्छे से आ गया। अब हम आगे देखते हैं। कुछ उपाधि धारण करा था शेरशाह सूरी ने, जैसे सुल्तान उल अदल का उपाधि धारण किया था। क्योंकि शेरशाह सूरी न्याय व्यवस्था को लेकर काफी अलग लेवल का उसके अंदर मोटिवेशन था, तो जब न्याय व्यवस्था को अच्छा से संचालित कर लेता है अपने साम्राज्य में, तो उस वक्त शेरशाह सूरी ने अल उल अदल की उपाधि भी धारण किया था, क्योंकि वह न्याय को लेकर काफी सीरियस था। गलती के बदले में कठोर से कठोर दंड मिलना ये कर्म मानता था शेरशाह सूरी की। एकदम गलती किया है तो कठोर से कठोर उसको दंड मिलना ही चाहिए, तब ये गलती दोहराया नहीं जाएगा। ठीक। और सजा बहुत कठिन से कठिन सुनाया जाता था शेरशाह सूरी के दरबार से, क्योंकि शेरशाह सूरी अपने आप में बहुत डिसिप्लिन राजा था। और अगर गलती किए हो तो एकदम कठोर से कठोर अगर दंड मिलना पड़े तो उससे भी कोई दुख नहीं होता। जैसे मांस को काट लिया जाता था शरीर से। ठीक। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा गलती करते थे तो हाथ को भी कटवा दिया जाता था। मतलब समझ लीजिए कि एक अधिकारी होते थे मुंसिफ या मुंसिफा, जो न्याय व्यवस्था को देखता था और एकदम स्ट्रिक्टली उस पे काम करता था। एक और अधिकारी होते थे काजी के रूप में। काजी तो खैर फैसला ही सुनाने का काम करता है, और न्याय व्यवस्था को ये भी काफी देखता था और अपने न्याय व्यवस्था को संचालित करता था। अब हम प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान देंगे तो प्रशासन व्यवस्था तभी मजबूत हो सकता है जब वहां का गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट किस पे डिपेंड होता था?
राजा महाराजा के समय गुप्तचर व्यवस्था पे। अगर गुप्तचर व्यवस्था अच्छा है तो आपका प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा होगा, और सैनिक अच्छा है तो साम्राज्य मजबूत होगा। शेरशाह सूरी के समय अगर सैनिक के विषय में बात करें तो सैनिक घुड़सवार भी हुआ करती थी, पैदल भी थी, हाथी भी थी, तोपखाना भी था काफ़ी, मतलब समझ लीजिए कि तोप वगैरह भी युद्ध के दौरान यूज में लाता था शेरशाह सूरी। हमने देखा कि शेरशाह सूरी कई ऐसे युद्ध लड़े जो तोप के वजह से जीते, क्योंकि यह अफगान घुड़सवार थे जो घोड़े के दम पर कई किला को जीत लेते थे। अब घोड़ा जो शेरशाह सूरी लाते थे वो एकदम अफगानी घोड़ा को रखते थे, और नस्ल का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। जो घोड़ा होता था एकदम बढ़िया नस्ल का होना चाहिए, तेज दौड़े, खाना भी खाए लेकिन तेज दौड़े, और फुर्ती हो शरीर में। तोप वगैरह तो हर युद्ध में शेरशाह सूरी ले जाते थे। मतलब समझ लीजिए तलवार के तुलना में तोप कितना कारगर होता है, ज़्यादा बढ़िया। इस वजह से एक चीज़ याद रखिए, शेरशाह सूरी का जान भी अगर चला गया तो तोप लग के ही शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो तोप भी हर एक युद्ध में शेरशाह सूरी रखते थे। सैनिक को सुधार कर नगद वेतन देने का प्रयास शेरशाह सूरी ने करा था, क्योंकि उनको लगता था कि सैनिक को अगर नगद वेतन देंगे तो अपना हर जरूरत का चीज पूरा कर लेगा समय पे। नगद वेतन का बहुत कोशिश करता था शेरशाह सूरी। और पहले नगद वेतन का प्रथा नहीं था, पहले सैनिक वगैरह को ऐसे ही खाना, मतलब किसी अनाज दे दिया जाता था या कुछ दे दिया जाता था या जमीन दे दिया जाता था सैनिक को उपहार के रूप में। लेकिन शेरशाह सूरी ने नगद वेतन का भी शुरुआत किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का आप इतिहास पढ़े हैं, वो सबसे पहले नगद वेतन देने का शुरुआत किया। लेकिन आप सोचते हैं कि शेरशाह सूरी पुनः अलाउद्दीन खिलजी का कॉपी कर रहा था, ऐसा कुछ आप सोचेंगे माइंड में। लेकिन सुधार में जैसे हुलिया लिखने का प्रथा, अब हुलिया लिखने का प्रथा क्या होता है ये समझिए, कि जो सैनिक में सैनिक होते थे उनका एडजेक्ट, जैसे बाल घुंघरेला है या फिर होंठ पे तिल है, किसी तरह का निशान लिया जाता था सैनिक। आज भी लिया जाता है और उस वक्त भी लिया जाता था, इसी को कहते हैं हुलिया लिखने का प्रथा। क्योंकि इस राजतंत्र में सेना के दम पर ही साम्राज्य को जीता जाने का काम होता था, और सेना ही सब कुछ था। जीत और हार का अगर फैसला होता था तो सेना के ही दम पे होता था। शेरशाह के समय कुछ निर्माण कार्य भी कराए गए, वहां से भी प्रश्न उठ के आते हैं, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आएंगे। जो शेरशाह ने कराए थे, उत्तर पश्चिम सीमा पर चले जाइए तो एक रोहतासगढ़ है। तो रोहतासगढ़ का जो किला पे, जो रोहतासगढ़ किला बना है उसको दुर्ग भी कहते हैं, तो उसका भी निर्माण जो पश्चिम सीमा वाले क्षेत्र पे चले जाइए मैप में, तो उसका भी निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। कन्नौज नगर को हटाकर शेरशाह सूरी ने शेरसुर नगर नामक नगर को बसा दिया। पहले कन्नौज कन्नौज आप बहुत सुने हैं प्राचीन भारत में, तो कन्नौज को हटा करके उसी नगर का नाम बदल के शेरसुर नामक नगर को ले आया। पाटलिपुत्र के निकट चले जाइए तो वहां पे पटना नामक शहर को बसा दिया, बनवाया। यहां से भी क्वेश्चन इधर प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। पाटलिपुत्र का नाम किसने बदलवाया? तो शेरशाह सूरी ने बदलवाया। सासाराम जो है रोहतास जिले में पड़ता है, सासाराम शायद। तो सासाराम में जो झील है, वो झील का भी निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने ही खुद बनवाया था, उस झील का भी निर्माण कराया था। और शेरशाह सूरी के जो पिता हैं वो सासाराम के क्या थे? जमींदार थे। ठीक, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। जब शेरशाह सूरी, मतलब शेरशाह सूरी का खुद का मकबरा जो है वह सासाराम में ही पड़ता है। इसमें बहुत अलग अलग लेवल का कलाकारी मतलब कराया गया है, जो भी मकबरा बनाया। और झील का भी निर्माण कहाँ हुआ है? सासाराम में। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो सासाराम है वो एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। और बचपन शेरशाह सूरी का अगर कहीं बीता है तो वह सासाराम ही है। चलिए आगे देखते हैं। किला एक कुन्हा, ये एक मस्जिद है और इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने खुद करवाया था। ये किला एक कुन्हा एक मस्जिद है। पहले शेरशाह सूरी अफगान मुसलमान थे, तो अफगान मुसलमान लोग मस्जिद वगैरह में जा करके नमाज पढ़ना, और भी महिलाओं को जाने नहीं देते थे। आज भी देखिए तो आज की डेट में महिला मस्जिद नहीं जाती है।
ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, अगर निर्माण के क्षेत्र में देखें तो अभी NH1 और NH2 को मिलकर ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है GT रोड, NH1 और NH2 ये दोनों मिलकर अभी पूरा का पूरा ग्रैंड ट्रंक रोड बना है। GT रोड का जो मरम्मत करवाने का काम है वो भी कराया, बनवाने का भी काम सिरसा सूरी ने करवाया। और बंगाल से पाकिस्तान तक जाती है एक लंबा सड़क था ये ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक इसलिए कराया था ताकि व्यापार व्यवस्था को ठीक किया जाए, व्यापार में काम हो सके, व्यापार में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसलिए GT रोड को सिरसा सूरी ने बनवाया था। ठीक, और GT रोड पर हर 2 कोस में विश्राम कक्ष बनाए गए थे, क्योंकि पहले आज की तरह वो इतना बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं था, मतलब बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चलती थी। पहले लोग घोड़ा पे ही लाद के चले जाते थे सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो विश्राम कक्ष, विश्राम सीट भी बनाया गया था GT रोड पे, ताकि लोग आराम भी कर सके और फिर अपना काम भी, व्यापार भी कर सके, क्योंकि लगातार घोड़ा भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, तो उसको भी आराम करने का कक्ष होना चाहिए। तो हर एक 2 कोस पे शेरशाह सूरी ने विश्राम कक्ष बनवाया था। यहाँ से भी प्रश्न निकल के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठहरने के लिए बहुत लोग ठहरते भी थे, आज भी देखिएगा तो आप बस स्टैंड वगैरह मिलता है, वहाँ विश्राम कक्ष बनवाया ही जाता है, पहले भी ऐसा ही कुछ था। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकता है यहाँ से। जब विश्राम कक्ष बनाया गया था तो इस चीज को विचार किया था किसी लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक, और उस समय ठहरने के लिए खाने वाने का भी बंदोबस्त रोड किनारे करवाया था, क्योंकि थोड़ा खाना वाना मिल जाना चाहिए, क्योंकि घोड़ा इतना दूर सफर करेगा। तो ऑलमोस्ट 1700 सराय का निर्माण कराया था, बड़े बड़े व्यापारी को ठहरने के लिए अच्छा बंदोबस्त करवाया था। ये सब व्यवस्था NH पर ही किया गया था उस वक्त। NH 1 और 2 मिला करके ये आपका GT रोड बनता है। तो जो भी व्यवस्था है वो व्यापारी के लिए खाने वाने का इंतजाम करवा दिया था, और 1700 सराय का निर्माण कराया था। वो जो सराय है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी होते थे बड़े बड़े, उनको ठहरने के लिए एक अच्छा सा होटल टाइप का कक्ष बनाया गया था, जिसमें व्यापारी विश्राम करते थे, बड़े बड़े व्यापारी के लिए ही बनाया गया था। इसलिए इसे लोकप्रिय शासक भी कहा जाता है। और कई घोड़ों का नियुक्ति कर स्पीड पोस्ट का भी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था वो शेरशाह सूरी के साम्राज्य में देखा गया। स्पीड पोस्ट मतलब अगर आपको कोई अपना राखी हो गया या फिर कोई लेटर हो गया, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो इस तरह का भी व्यवस्था उस वक्त सोचा गया था शेरशाह सूरी के टाइम पे, और आपका चिट्ठी को पहुंचाने का काम स्पीड में कर देता था। तो स्पीड पोस्ट वगैरह सब था शेरशाह सूरी के साम्राज्य में। और हर तरह का जो भी मतलब स्पीड पोस्ट कह लीजिए या फिर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड और भी जो काम था वो सब संचालित होता था, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड काम शेरशाह सूरी के समय में। और इसी के काल में डाक व्यवस्था चली, और अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज इस व्यवस्था को काफ़ी विस्तृत कर दिए थे। इस प्रकार से हम लगभग सभी चीज़ शेरशाह सूरी के रिलेटेड देख लिए, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए शेरशाह सूरी का इतिहास यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर लाएंगे और अकबर के विषय में डिस्कस करेंगे, पूरा एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।